साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत अब अगले 3-4 दिन तक हम लगातार बीते दिनों संपन्न हुए महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजों पर बातचीत करते रहेंगे। दरअसल इन दो राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसके परिणाम प्रदेश और देश दोनों की राजनीति के लिहाज से खासे महत्वपूर्ण है। तो जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम इन चुनाव परिणामों की तसल्ली बख्श तरीके से मीमांसा करें और समझने की कोशिश करें कि इन प्रदेशों में आने वाले समय में क्या रुख रहेगा राजनीति का, देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी क्रम में आज हम शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र में भी शुरुआत करेंगे शरद पवार पर केंद्रित बातचीत से। हमारा आज का विषय है फूट का नतीजा, चाचा से आगे भतीजा। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 4 दशक से शरद पवार एक करिश्माई शख्सियत के रूप में रहे हैं। सबसे कम उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद तक पहुंचने वाले शरद पवार हमेशा हार को जीत में बदल देने के लिए जाने गए। शरद पवार ने कांग्रेस से बगावत की, अपने राजनीतिक दल को स्थापित किया, फिर कांग्रेस का हिस्सा बने, फिर अपने राजनीतिक दल को स्थापित किया। जो भी फैसले लिए वक्त की कसौटी पर उनके फैसले सटीक साबित हुए। जब महाराष्ट्र में 5 साल पहले अचानक अजीत पवार का समर्थन लेकर देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, तो पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था कि उनके द्वारा लिए गए फैसले बाद में उल्टा साबित हुआ और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों को ही 80 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि अजीत पवार उतने विधायकों का समर्थन नहीं जुटा पाए थे जितने की उम्मीद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को थी। ऐसा करिश्मा कर दिखाने वाले शरद पवार इस समय बेहद लाचार दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 84 साल की उम्र में पहुंच चुके शरद पवार को राजनीति के उत्तरार्ध में जिस प्रकार की शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा है वो अपने आप में अचंभित करने वाला है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को झटका लगा, महाराष्ट्र के चुनाव में शरद पवार को झटका लगा, महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा। पर जिस तरीके के बदहाल हालत शरद पवार की हुई है वो अपने आप में कमाल है। शरद पवार की पार्टी कुल जमा महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 10 सीटें जीत पाने में कामयाब रही है। वहीं उनके मुकाबले में अजीत पवार जो उनके भतीजे हैं उन्होंने 41 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। तो तय है अब समझने की कोशिश करनी है कि महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार करेंगे क्या है। क्या शरद पवार का राजनीति का दौर खत्म हो गया? क्या समय आ गया कि शरद पवार अपनी पार्टी का एक बार फिर कांग्रेस में विलय कर दें? क्या समय आ गया है कि शरद पवार अपने सुप्रिया सुले की मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषाओं को कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस की ओर से देखें या कुछ और देखें? इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र उम्मीद जगाने वाला है और किसी और के द्वारा उम्मीद नहीं जगाई गई है। जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता। तो नरेंद्र मोदी की बातों से यूं तो शरद पवार इत्तेफाक नहीं रखते हैं, पर शायद इस बात से इत्तेफाक रखें और इस बार की हार को पूर्ण विराम न मानते हुए एक नई इबारत लिखने की कोशिश राजनीति के पृष्ठ में करें। इस उम्मीद के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में अजीत चौहान जी हैं, सह मुख्य प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सलीम सारंग जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत गुट के रूप में है। हमारे साथ में फहमीदा हसन खान जी हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली के। और साथ ही संजय द्विवेदी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता शिवसेना के उद्धव ठाकरे समूह से। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सलीम सारंग जी से करते हैं। क्या कहते हैं सलीम जी, आपके राष्ट्र नायक शरद पवार के साथ आप लोगों ने जो इस बार किया उससे कितने उत्साहित और कितने आनंदित हैं? जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं उसकी 41 सीटें दिखाई देती हैं परिणामों की शक्ल में, और जिन शरद पवार की कभी आप लोग तारीफ करते नहीं अगाते थे, उनके नेतृत्व की जो पार्टी है वो गनीमत है दहाई के अंग को स्पर्श करके, भले ही वो दहाई 10 के रूप में है। आपकी प्रतिक्रिया सलीम जी? देखिए, आदरणीय शरद पवार की जो इज्जत है हमारे दिल में वो हमेशा से रहेगी जी।
हमारे प्रेरणा स्तंभ है, वो हमेशा से रहेंगे, जी। उनमें कोई दो राय नहीं है। रही बात ये जीत की, तो ये पब्लिक की मैंडेट है, और कहीं ना कहीं जो महायुति की सरकार ने काम किया है पिछले 2.5 साल में, ये उसकी जीत है। अगर आप देखेंगे लाड़की बहन योजना, जो हमने फीमेल को ऊपर लाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं किसान है जो आत्महत्या कर रहा था, वो आत्महत्या रोकने के लिए सबसे बड़ा तकलीफ उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल की होती थी, जी। जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल माफी किया उनका, यूथ के लिए हमने प्रोग्राम किया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे डेवलपमेंट की राजनीति हमने की। जी। हमने जातिवादी की राजनीति नहीं की। जातिवादी की राजनीति हम करते तो बात यह होता कि हिंदू मुसलमान के ऊपर ज्यादा केंद्र करना या जाति जनगणना करना। हमने डेवलपमेंट की बात की, और ये जो रिजल्ट है वो डेवलपमेंट का रिजल्ट। डेवलपमेंट का रिजल्ट तो छोड़िए, शरद पवार के साथ में हुआ क्या। अजीत पवार जी ने कुछ समय पहले सलाह दी थी, चाचा अब तुम घर बैठो। शरद पवार ने इस हार के बाद भी कहा है मैं घर बैठने वाला नहीं हूं, मैं फिर से शुरू होऊंगा। क्या कहते हैं सलीम जी, अजीत पवार की बात अभी भी चाचा जी सुनने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत डिसीजन है, आदरणीय शरद पवार साहब का। लेकिन हर चीज आप देखेंगे, अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है। हर फील्ड में यूथ को आगे आना बहुत जरूरी है। जब तक आप यूथ को आगे नहीं लाएंगे, अपग्रेडेशन नहीं लाएंगे, नई सोच नई विचार नहीं लाओगे, तो जो हाल आज राजनीति में हुआ, कहीं ना कहीं वो पुरानी सोच का है। आज भी लोग हमारे जाति जनगणना करने की बात करते हैं। लोग ये नहीं कर कोई ये नहीं कहता है कि गरीबी पे जनगणना करिए, तकलीफ पे जनगणना करिए, लोग पिछड़े क्यों उस पर जनगणना करिए। लोग जनगणना किस पे करना चाहते हैं? जातिवादी पे। तो आप अपग्रेड नहीं होगे तो यही होगा। आज कहीं ना कहीं दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, हम पीछे हो गए। देखो, और एक सवाल और लेता हूं आपसे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपने कहा युवाओं को अवसर देना चाहिए, दे तो रहे थे शरद पवार युवा। सुप्रिया सुले अजीत पवार के मुकाबले ज्यादा युवा हैं, असल युवा को मौका देने की कोशिश कर रहे थे शरद पवार। क्या कहते हैं आप? नहीं, एक प्रौढ़ व्यक्ति ने युवा संभावनाओं को बीच में ही खत्म करने की कोशिश कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे, एक युवा को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके साथों साथ आप देखना चाहिए, एक्सपीरियंस भी मायने रखना चाहिए। ये महाराष्ट्र जैसे स्टेट को चलाने वाला व्यक्ति चाहिए, और अजीत दादा पवार के मध्यम लेके चलने की हाँ, बात तो है। अपनी बात से जो है मिनटों में नहीं सेकंडों में ही पलट गए। अभी तो आप बता रहे थे युवा को अवसर मिलना चाहिए। शरद पवार जैसा अनुभवी राजनेता को छोड़कर आप अजीत पवार की पैरवी कर रहे थे। आपकी युवा की बात आई तो हमने सुप्रिया सुले को आगे किया, तो आप पीछे हट गए। तो क्या मानते हैं, अजीत पवार का तजुर्बा, अजीत पवार का अनुभव इतना है कि उन्हें तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये अपने गठबंधन को समझा पा रहे हैं क्या? इतना एक्सपीरियंस्ड, इतना अनुभवी, इतना तजुर्बेकार। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अजित दादा पवार आज कई साल पहले ही, जब हमको मैंडेट मिला था, उसी वक्त चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था उनको। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सरकमटेंस बनी, उनको सीएम नहीं बनाया। और रही बात, आप ये जो बात है, हम अभी महायुति में हमने मांगा कि उनको चीफ मिनिस्टर चाहिए। ऐसे कार्यकर्ता हम सब चाहते हैं, आदरणीय अजीत दादा को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। लेकिन ये नंबर का भी गेम है। अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास, उनके पास वो नंबर है। कहीं ना कहीं हमको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि क्या नंबर। बात करते हो आप सम्मानीय सलीम सारंग साहब। एकनाथ शिंदे के पास नंबर था क्या? लेकिन सौदा ठीक किए तो बन गए थे ना मुख्यमंत्री। विचार कीजिएगा सौदा कैसे किया जाए। आपके पास में तो उदाहरण है, आप भूल गए, कहां नंबर पे उलझे हुए हैं। पर मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे साथ में अजीत चौहान साहब हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया शरद पवार के साथ में, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। थोड़ा चौहान साहब हमको समझाएं, शरद पवार के संदर्भ में क्या देख रहे हैं, भविष्य उनका थोड़ा रोशनी दीजिए चौहान साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार, सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं जोशी होता तो जरूर ज्योतिष बता पाता। मेरे ज्योतिष पे एक श्रद्धावान हिंदू होने के नाते ज्योतिष के अंग पर मेरी पूरी श्रद्धा है। पर दुर्भाग्यवश मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं भी ज्योतिष के पास जाता हूं। पर डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात कहता हूं, आपने
मेरे साथी सलीम भाई को कई सवाल किए और एक मंझे हुए जर्नलिस्ट के आपके सवाल थे। आप देश के एक नामी संपादक है, तो उसी तरीके के सवाल थे आपके। पर मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आपको इसका जवाब विनम्रता से देना चाहता हूं कि राजनीति राजनीति होती है। राजनीति में हर कोई अपना नसीब लेकर के आता है। तो और इस देश में कर्म के सिद्धांत को बहुत माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म के सिद्धांत के बारे में बात की थी। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जरूर। शरद पवार जी को जो राजनीति में लेकर के आए यशवंतराव जी चौहान, वसंतदादा पाटिल के नेतृत्व में शरद पवार जी इस महाराष्ट्र के अंदर मंत्री थे और उस समय जनसंघ था और मेरे अंकल जनसंघ के पहले प्रदेशाध्यक्ष थे। और जो शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते बोलते बुरा नहीं थकते, उसी शरद पवार जी ने वसंतदादा पाटिल की पीठ में खंजीर भोपा था और हमारे साथ जनसंघ की सरकार बनाई थी। मेरे अंकल पहले जनसंघ के मंत्री थे उस सरकार में जी। तो डॉक्टर साहब देखिए, जो अपनी पार्टी के नहीं हुए, जिन्होंने सत्ता के लिए अपने पार्टी के साथ भी राजनीति की उस समय, तो मुझे ऐसा लगता है कर्म का सिद्धांत जो है वो अब शरद पवार जी के बारे में, वो बड़े बड़े नेता है, महाराष्ट्र के आदरणीय नेता है। और जैसा कि हमारी संस्कृति है, हम जीते हैं तो जनता ने हमको जिताया है। हमने कुछ अच्छा काम किया होगा, जनता ने हमको पसंद किया है और ये विनम्रता के साथ हम स्वीकार करते हैं। और मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने भी कहा है कि हमारे सारे कार्यकर्ता बड़े ही विनम्रता के साथ, विरोधकों के पास कितना संख्या बल है इसको। अरे चौहान साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। ये आपने हमको शरद पवार का वर्तमान बताया है या अजीत पवार का भविष्य बताया है? आपने ये बताया कि देखो, व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है और इसमें आप करीब हमें 40 साल 50 साल पीछे ले गए, जिस समय के आप कालखंड की बात कर रहे हैं। और आपने हमें बड़ी भावुकतापूर्ण तरीके से ये समझाने की कोशिश की कि देखो, शरद पवार जितने भी मंझे हुए राजनेता हैं, पर उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा था। पीठ में छुरा का मतलब विश्वासघात किया था और व्यक्ति को अपना कर्म भुगतना पड़ता है। तो अजीत पवार ने, समय हम ये पाए, शरद पवार की पीठ में छुरा घोंप दिया। तो आप बता रहे हैं कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। तो अभी आपके जो सहयोगी हैं अजीत पवार, उनके भविष्य को लेकर आप इतना ज्यादा डरा रहे हैं। सलीम साहब से आपकी ऐसी क्या नाराजगी है, थोड़ा बताइए। हम बात तो यूं शरद पवार पे करने जा रहे थे, पर आप तो हमें अजीत पवार पर ले गए भाई। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो बार बार हर सवाल पे प्रत्यय दे रहे हैं कि आपकी संपादकीय गुणों की क्या तो हम तारीफ करें। देखिए, हम साथ में हैं और आदरणीय अजीत दादा पवार ने जनता में जाकर के अब अपने एमएलए चुने हैं। एक बात इसमें फर्क समझिए, उस समय शरद पवार साहब डर करके फिर से कांग्रेस में चले गए थे। दादा फिर से कांग्रेस में नहीं गए, दादा जनता के पास गए और जनता से दादा ने कहा और शिंदे साहब ने कहा कि क्या हमने गलती करी है? तो महाराष्ट्र की जनता ने उनको जवाब में इतनी सारी सीटें दी, जीत दी और कहा कि आप सही थे, जिन्होंने विचारों के साथ गद्दारी की, हम उनके साथ नहीं। देखो, थोड़ा अंतर है ना। देखो, अजीत पवार ने पहले गद्दारी की, फिर वो वापस चले गए थे एनसीपी में। आप भूल गए, 80 घंटे बाद ही चले गए थे। शरद पवार को तो बहुत समय लगा था कांग्रेस में वापस आने में, लेकिन अजीत पवार ने इतना समय खराब नहीं किया था। फिर अजीत पवार ने ऐसे ही किया, विश्वास जिन पे था उन्होंने फिर विश्वास तोड़ दिया। तो थोड़ा फिर से बताइए, क्या कहते हैं आप? जब तक आपके साथ हैं तब तक सेफ हैं, अगर दाएं बाएं जाने की कोशिश की अजीत पवार ने तो अनसेफ हो जाएंगे। आजकल नारा चल रहा है, एक हैं तो सेफ हैं। नहीं आदरणीय हिमांशु जी, मैं आपसे फिर बारंबार वही कह रहा हूं जी। अगर ये आपने जो जिन शब्दों का चयन आपने किया है, ये विरोधी पार्टियां भी वही कह रही थी, गद्दार, खोके, ये सारे जो शब्द है जी, ये शब्द महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आए और इनको गद्दार कब कहा जाए? डॉक्टर साहब, आप एक बात देखिए जी, हम डेमोक्रेसी में इन मुद्दों को लेकर, अब ये मुद्दे कालबाह्य है। आपके ये मुद्दे में जरूर सुनता इलेक्शन के पहले, पर अब इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता ने दे दिया। मुझे लगता है अब ये चर्चा करने का कोई नहीं, इसमें हम चर्चा नहीं कर रहे। हम तो, आपने एक टिप्पणी की थी कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, तो मैं अजीत पवार जी के भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित हो गया था। भावुक व्यक्ति हूं ना, थोड़ी चिंता हो जाती है।
पर अभी अपन इस पर वापस आते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या शरद पवार जो चुनाव प्रचार के दौरान ये संकेत दे रहे थे कि अब वो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, चुनावी राजनीति से खास तौर पर राज्यसभा के तौर पर भी अब आगे न रहने की उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, क्या आपको लगता है कि इस हार ने, इस शिकस्त ने, इस पराजय ने शरद पवार को एक बार फिर राजनीति में बने रहने के लिए मजबूर कर दिया है? जिस प्रकार से शरद पवार की जुझारू वृत्ति अतीत में रही है, क्या चौहान साहब आप मानते हैं कि शरद पवार एक बार फिर अपने आप को आजमाएंगे, एक फिर बार जनता के बीच जाना चाहेंगे और एक बार फिर राख के ढेर से खड़ा होने की कोशिश करें? क्या कहते हैं जी चौहान साहब? डॉक्टर साहब, मैं 16 साल मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट रहा हूं, मैं भी संपादक रहा हूं, तो पहले तो मैं पत्रकार के तौर पर अपनी राय आपको बता देता हूं, क्योंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर मेरी राय क्या हो सकती है इसका अंदाजा आपको है। देखिए, शरद पवार जी पूरे देश की राजनीति में इसके लिए फेमस है कि जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं है जी। तो हर बार, मतलब जब वो पहली बार बारामती की सीट से जीते तो वो भी ऐसा था कि वो काकड़े फैमिली के पास सीट थी, कैसे आई अब वो मुझे हिस्ट्री में नहीं जाना, क्योंकि मुझे इतिहास बड़े अच्छी तरीके से पता है, पर शुरू से जी मैं आपको बता दूं कि जो आदरणीय पवार साहब जो बोलते हैं वो करते नहीं, इसलिए ऐसी उनकी ख्याति है। तो एक पत्रकार के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि पवार साहब राजनीति में बने रहेंगे और सुप्रिया ताई के लिए और उनके परिवार की राजनीति की साख बचा के रखने के लिए पवार साहब को राजनीति में रहना पड़ेगा, ऐसा मेरे अंदर का समीक्षक कहता है। और एज अ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में जिस तरीके से हमारे विचार परिवार से हमको सिखाया जाता है कि राजनीति में कोई अछूत नहीं होता और राजनीति में कभी कोई खत्म नहीं होता। तो शरद पवार जी देश के बहुत बड़े नेता है, हम उम्र से भी और कर्तृत्व से भी बहुत छोटे हैं, पर ये मैं एक समीक्षक के तौर पे आपको ये कहूं कि शरद पवार जी राजनीति में बने रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो चौहान साहब का तो मानना है कि शरद पवार जो कहें बस उस पर भरोसा मत करो, बाकी सब पे भरोसा करो। तो उनके सहयोगी हैं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के संजय द्विवेदी साहब हमारे साथ में, जिनके भरोसे पर आप अपनी सियासत में ऊंचाइयां हासिल करना चाहते थे, वो स्वयं फर्श पर औंधे पड़े हैं। क्या कहते हैं संजय भाई, शरद पवार के साथ कोई उम्मीद बची है या अब समय आ गया है शरद पवार अपनी सारी उम्मीदें कांग्रेस के साथ देखें और उद्धव ठाकरे जी एकनाथ शिंदे के साथ देखें? नहीं, देखिए हिमांशु जी, ये आपकी कहना गलत जी। आप सर लोकसभा चुनाव 4 महीने पहले वाला भूल गए जी। लोकसभा चुनाव भी आपको याद रखना चाहिए जी। और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होता है कभी हारता नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी 54 साल कांग्रेस से हारती रही, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही 2004 से 14 के बाद, क्या भारतीय जनता पार्टी हार गई? नहीं हारी। उन्होंने फिर उसके उठ के वो किया और उसके बाद 2014 में सरकार बनाई, अब आज उनकी सरकार चल रही, कोई बात नहीं। हम लोकसभा चुनाव जीते भी नांदेड़ में, आपने देखा कि नांदेड़ में बाकी सीटें सब हार गए विधानसभा वाली, और नांदेड़ की लोकसभा सीट महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने जीत ली, कांग्रेस ने जीत ली। इनके 6 राज्यों में उपचुनाव में इनके पार्टी नदारद रही। मध्य प्रदेश में ये हुआ, इनका मंत्री हार गया उपचुनाव में, इनका मंत्री झारखंड में ये हार गए। तो ऐसा नहीं। अच्छा, शरद पवार जी का जो वो है कद है लोकसभा चुनाव में देखा लोगों ने। देखो संजय भाई, आपकी सारी दलीलें एक तरफ और ये विधानसभा चुनाव एक तरफ। इस विधानसभा चुनाव के माध्यम से आपकी पार्टी के तमाम नेता ये बता रहे थे कि जनता फैसला कर देगी असली शिवसेना कौन सी है, असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन सी है। फैसला आया है। फैसला सीधे तौर पर यह जाहिर कर रहा है कि लोगों को शरद पवार के मुकाबले अजीत पवार पसंद नहीं, बहुत ज्यादा पसंद आए। फैसला बता रहा है कि लोगों को उद्धव बालासाहब ठाकरे के मुकाबले एकनाथ शिंदे के प्रति ज्यादा भरोसा महसूस हुआ है। क्या कहते हो संजय भाई? खारिज कर दिया जनता ने। जिस मैंडेट को लेने के लिए आप गए थे, जनता बताएगी असली कौन, जनता ने अब बता दिया। तो आप मान रहे हैं कि आप नकली लोग हो, आप नकली व्यवस्था का हिस्सा थे? क्या कहना है संजय जी? लोकसभा चुनाव में जनता ने नहीं बताया क्या? देखो संजय भाई, आप फिर से अपने कहे हुए से पलटने की कोशिश करो। इस विधानसभा चुनाव में क्या ये लगातार
आपकी पार्टी के नेताओं का कहना नहीं था? क्या आपके शीर्ष नेताओं ने इसी के आधार पर जनता के बीच जाकर जनादेश लेने की चेष्टा नहीं की थी? और जब जनादेश आया है तो इसे स्वीकारने से आपको इंकार क्यों है? क्या जाहिर करना चाहते हैं? इस बुरी तरह की हार को आप क्या मानते हैं? भाई से मैं ऐतिहासिक हार मानता हूं। जी, ठीक है ना जी, अब मेरी बात सुन लीजिए बिना रुके। अगर फिर जी। टोकाटाकी करें टोकाटाकी करते रहिए, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, आप ही बोलते रहिए जी। कोई डिबेट भर। जी। मैं आपका सम्मान करता हूं भाई, जी, बोलने ही नहीं दे रहे, अब हमको क्या बताया जाए। जी, मैं कहता हूं 12 सीट हमारी थी विधानसभा में जब एकनाथ शिंदे चले गए, आज हमारी 20 सीटें हैं। जी, अगर जनता हमको ना चाह रही होती, देखिए हार जीत तो अलग होती है, वो 100 वोट से भी हो जाती है, 200 वोट से भी हो जाती है, 500 वोट से भी होती है, हार जीत अलग है। अब लोकसभा चुनाव अगर कांग्रेस ने जीता है तो लोकसभा चुनाव जीतना क्यों नहीं जीत पाई है? और हम विधानसभा चुनाव में हार गए। तो इससे आप अंदाज नहीं लगा सकते कि शरद पवार जी का या उद्धव ठाकरे जी का कब खत्म हो गया। अगर कब खत्म होता तो लोकसभा चुनाव आ जाते, वो तो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव था। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है तो न हारेगा, ये तो उसने लिखा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 54 साल तक कांग्रेस झाड़ती रही, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, उसका फिर उनका पराभव हुआ। ऐसा नहीं है कि हम तो जनता के लिए है ना, जनता भगवान है। जनता ने मुझे अगर लोकसभा में अच्छा दिया तो हम जनता को बुरा वाला थोड़ा ना कहेंगे। जनता ने अगर हमको नहीं जिताया, हमारे वोट कम पड़े, तो जनता ने देखा कोई बात नहीं, हम 5 साल लड़ेंगे। रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए जो इन्होंने बातें की हैं उसके लिए हमारी महाविकास अघाड़ी लड़ेगी और अगले 5 सालों में फिर देखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम शरद पवार जी ठंडे हो गए, शरद पवार जी बैठ गए या शरद पवार जी नहीं है, ऐसा तो नहीं। 10 सीटें उनको भी मिली ना भाई, उनके संग भी वही हुआ, 100-200 वोटों से वो भी हारे। तो ऐसा नहीं है कि शरद पवार जी बैठ जाएंगे, सुप्रिया ताई सुने नहीं महाराष्ट्र में अपना काम करेंगे, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात मैं आता हूँ, एक बात मेरे अभी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जीतने के बाद, महाराष्ट्र जीतने के बाद कहा कि परजीवी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी हो गई है। क्या प्रधानमंत्री आज परजीवी नहीं है जो लोकसभा में 240 सीटें लाके और पूरी बाहर के लोगों से समर्थन लेकर सरकार बना रहे हैं? क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए भाई? एक उंगली आप करेंगे, 3 उंगलियां भी पीछे का। अटल बिहारी वाजपेयी 20 साल 25 साल पहले हमारे 12 साल से मिलके उन्होंने यहाँ पे गठबंधन की डाली थी नींव। सबसे पहले उन्होंने डाली थी गठबंधन की नींव। आज गठबंधन की नींव डाली उन्होंने, तो क्या परजीवी थे अटल बिहारी वाजपेयी? अगर परजीवी थे तो नहीं गठबंधन करना चाहिए इनको। आज महाराष्ट्र में जो जीते हैं ये क्या परजीवी हैं? महाराष्ट्र में तीन पार्टी से लड़े चुनाव, चलिए शिवसेना हो गई, एनसीपी हो गई, आज इनको ज्यादा सीटें मिल गई। तो इसके मतलब ये थोड़ी आज सीटें ज्यादा मिल गई, इसका मतलब थोड़ी ना कि अब आप अहंकार में आ जाए, अहम में आ जाए और दूसरे समझे कि नहीं वो तो खत्म हो गया। खत्म कोई नहीं होता, ना कांग्रेस खत्म होगी, ना उद्धव वाला साहब ठाकरे खत्म हो गए, ना शरद पवार जी खत्म हो गए। ये बात मेरी निश्चित मान लीजिए आप। तो संजय जी, अब मेरे सवाल को उत्तर दे दीजिए। आपने सारी बात कह ली जितना आपके मन में भरा हुआ था। सवाल मेरा ये था कि आप इस विधानसभा चुनाव में इस आधार पर जनादेश मांग रहे थे कि असली शिवसेना कौन सी, नकली शिवसेना कौन सी, असली एनसीपी कौन सी, नकली एनसीपी कौन सी। आंकड़ा सामने है। अगर शिवसेना की बात करें तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पास 3 गुना सीटें हैं। एनसीपी के संदर्भ में बात करें तो अजीत पवार के पास जो एनसीपी है वो 4 गुना ज्यादा सीटों के साथ में है। तो क्या संजय द्विवेदी जी ये मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ, जनादेश तो यही है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना असली शिवसेना, अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, या इसमें कोई ऐतराज है? मैं आपकी सम्मान करता हूँ। मुझे एक चीज बता दीजिए, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार हैं, मुझे अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करने में और इस चैनल में आने में बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। चुनाव आयोग की परिभाषा क्या है? चुनाव आयोग में जो संविधान हम बनाते हैं, संविधान बनाते से आज मन से है। आज मन से के लिए कहा जा रहा था इनके विधायक नहीं जीते और इनको इतने परसेंटेज वोट नहीं मिले, शायद इनकी राजस्त्री जो मानता है वो जा सकती है। हम पहले संगठन बनाते हैं, चुनाव आयोग जाते हैं, चुनाव आयोग हमको रजिस्टर्ड करता है, लेकिन जब हमारे वोट बैंक आ जाता है 6% या 7%, तो हमको रजिस्टर्ड करता है राजस्त्री पार्टी के लिए। उसमें विधायक का तो काम नहीं होता है। या टूटफूट जो होती है तो दल बदल कानून इसीलिए लाया गया। अगर विधायक हमारे साथ नहीं रहना चाहते, दूसरी पार्टी
दूसरी जगह जाना चाहते हैं वो तो दल बदल कानून के अंतर्गत तो पार्टी बनाएंगे और चुनाव चिन्ह लेंगे अपना जाएंगे। जैसे शरद पवार जी ने किया, उन्होंने सही किया गलत किया वो समझ रहे हैं। इंदिरा गांधी ने किया, ममता बनर्जी ने किया, वो कहीं किसी पार्टी में आगे मुख्यमंत्री तो नहीं बन गए या किसी ने मुख्यमंत्री तुमको नहीं बना दिया। चुनाव के बाद जो अधिकार होता है वो चुनाव का अधिकार इतना होता है कि वो चुनाव चिन्ह दे सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे 75 सालों में शायद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इनकी पार्टी में 2 धड़े हैं, अपना दल है उत्तर प्रदेश में और इसके बाद जो है आपका रामविलास पासवान का बिहार में है, उसको किसी ने चुनाव चिन्ह नहीं दे दिया। रामविलास पार्टी किसी एक आदमी को नहीं देती। देखिए जो ये काम किया गया है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, ये सब एक चुनाव आयोग चूंकि सरकारी संस्था, संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट भी दिक्कत पैदा करती है, ईडी है, सीबीआई, सब संवैधानिक संस्थाएं हैं जो कि कांग्रेस सरकारों ने बनाई थी, इन्होंने नहीं बनाई है। या देश में जो पीसीओ बनाए गए थे वो कांग्रेस सरकारों में बनाए गए थे और जो दूसरी प्रधानमंत्री बने उन्होंने बनाए थे, तो इन्होंने नहीं बनाए थे। लेकिन बेचने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ चुनाव आयोग जो था, चुनाव का अधिकार होता है सिंबल देने का। चुनाव आयोग ने जो काम किया वो गलत किया। हमारा सुप्रीम कोर्ट में मैटर पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इसकी बात चल रही है, कौन सही है। जो सुप्रीम कोर्ट जनता की अदालत से हारे हुए लोग अब सर्वोच्च अदालत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ये संजय द्विवेदी जी हमें समझा रहे हैं। मुझे फहमीदा जी के पास जाना है, लेकिन मेरे 2 साथी अभी हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। पहले सलीम सारंग जी से। जी सलीम जी, क्या ऐसा हो गया संजय द्विवेदी के कहने में कि आपको लगा कि आपको चुप नहीं रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उनकी एक बात मुझे जो खल रही है जी, उन्होंने कहा कि लोकसभा में हमको जो मैंडेट मिली, लोकसभा और विधानसभा में 2 चीज आप देखेंगे। लोकसभा में महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक फेक नैरेटिव चला था कि संविधान खतरे में है। जिस तरीके से इन्होंने संविधान को खतरे में बता के लोगों को बेवकूफ बनाया कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये सारी चीज बदली जाएगी, वो समीकरण में इन्होंने वो सीट लेके आई है। और विधानसभा में भी इन्होंने सेम चीज करने गई, उन्होंने वही नैरेटिव पैदा किया हिंदू मुसलमान। इन्होंने कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी ने फेक उलमाओं को खड़ा किया। हर इलेक्शन में ये फेक उलमाओं को खड़ा करते हैं और इस तरीके से वाह 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 सलीम साहब, बटेंगे तो कटेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ बोलेंगे। अजीत पवार अपनी सहूलियत से उसमें असहमति जाहिर करेंगे। आपके माननीय नेताजी देवेंद्र फडणवीस बताएंगे कि समझ नहीं आया अजीत पवार को, थोड़ी समझ की कमी है अजीत पवार में, ये बताएंगे। और फिर आप बोलेंगे कि फेक नैरेटिव लोकसभा में। कुल मिला के लोकसभा में जनता ने साथ दिया था शरद पवार का, जनता ने साथ दिया था बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे का, जनता ने साथ दिया था कांग्रेस पार्टी का। पर शायद कोई दलील है हमारे साथ जुड़े हुए चौहान साहब के पास में। जी चौहान साहब, आपका हस्तक्षेप। डॉक्टर साहब, पहले तो अजीत पवार जी के पास समझ की कमी है ऐसा मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने बिल्कुल नहीं कहा। मुझे आपके शब्दों पर आपत्ति है और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा और मेरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे सहयोगियों से कहना चाहूंगा। अच्छा चौहान साहब, आपकी आपत्ति का ससम्मान स्वीकारोक्ति करते हुए सवाल करता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था अजीत पवार समझ नहीं पाए। उस ना समझ पाने को आप क्या मानते हैं? समझ की कमी या कुछ और? विवाद हो सकता है पर मैं अभी अपन बात करते थे, आपने बताया अपने परिचय में आप पत्रकार रहे हैं, प्रखर पत्रकार रहे हैं। तो मेरा सवाल है आपसे, चाहे तो मैं देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को सुनवा सकता हूं कार्यक्रम में जिसमें वो बोल रहे हैं अजीत पवार समझ नहीं पाए। संपादक है देश के बड़े, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर मेरा काम है कि अगर कोई गलतफहमी हो रही हो तो उसका स्पष्टीकरण करना, इसी के लिए पार्टी ने मुझे प्रवक्ता बनाया है। जी जवाहर साहब, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता के सामने ये विषय रखना चाहता हूँ जी। तो आपकी सहमति से थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ जी। और डॉक्टर साहब एक बात बताता हूँ, 23 सीटें ऐसी है जहां पर मेरे मुस्लिम बहन भाइयों का वोटिंग बड़ा महत्वपूर्ण है जीत के आने के लिए। उन 23 सीटों में से 16 जगहों पर ओपनली महायुति के उम्मीदवारों को भर भर के मतदान हुआ है। मेरे मुस्लिम बहन भाइयों ने महायुति को भर भर के मतदान किया है। सारंग भाई जिस तरीके से बोल रहे थे, देखिए बटेंगे तो कटेंगे का विषय जो है, ये इन्होंने, योगी जी ने क्या कहा मैं आपको ठीक से मैं समझा देता हूँ कि इन्होंने ऐसा ही धर्म में हमको बांटा, 47 में एक अलग देश बनाना पड़ा, ऐसे ही हमको जात में बांटते रहेंगे, जातिगत जनना की मांग करेंगे, मुस्लिमों को कहेंगे कि तुम असुरक्षित हो, हिंदुओं को कहेंगे तुम असुरक्षित हो, और बांटेंगे और हम कटेंगे, हमारा देश के टुकड़े होंगे। तो
ये विषय देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के टी शर्ट पे इंग्लिश में लिखा रहता है, जी वो आपको चलता है, और हिंदी में योगी आदित्यनाथ आके बोलेंगे कि भैया आप बटो मत और कटो मत। इसमें गलत क्या है? एक बात मैं सीधी सी आपको बता देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, महायुति, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना आम मुसलमानों के साथ है, आम मुसलमानों के साथ है, आम मुस्लिम गरीब बच्चियों के साथ है, आम मुसलमान युवा के साथ है, मुस्लिम किसान के साथ है, और मुस्लिमों में जो ओबीसी बहन भाई हमारे हैं, हम उनके साथ हैं। हमने उनके लिए क्या किया ये उनके समझ में आया। और ये लोग, बाकी के लोग जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेचकर कई सालों से ऐश कर रहे हैं, ऐसे मुस्लिम समाज के सिर्फ उच्च वर्ग के साथ है, और ये हमेशा यही करते जाएंगे, मुल्ला मौलवी उलेमाओं के पैर पड़ेंगे, उनके तलवे चाटेंगे और बोलेंगे कि भैया आप बोल दो मुस्लिम समाज को। इस बार मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम मेरे बहन भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये आंकड़ेवारी में लिखा है कि मुस्लिम धर्म के मेरे बहन भाइयों ने महायुति को बड़े पैमाने पर आके खुल के वोट किया। मुस्लिमों ने वोट किया, ओबीसी ने वोट किया, मराठाओं ने वोट किया, धनगरों ने वोट किया, इसलिए महायुति सत्ता में आई, नहीं तो हम सत्ता में नहीं आते। नहीं तो हम सत्ता में नहीं आते। चौहान साहब बता रहे हैं सब लाइन में लगकर महायुति गठबंधन को वोट देने के लिए टूट पड़े। चौहान साहब ये दावा कर सकते हैं, जिस प्रकार का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का है, जिस प्रकार का स्ट्राइक रेट अजीत पवार का है, एकनाथ शिंदे का, उन्हें ये दावा करने का हक है। लेकिन मेरे साथ में जुड़ी हुई है इस पैनल की महत्वपूर्ण सदस्य फहमीदा हसन खान जी। फहमीदा जी, मेरी आवाज सुन पा रही है? जी आ रही है। तो फहमीदा जी, आप ही थोड़ा रोशनी दीजिए। शरद पवार के भविष्य को लेकर सभी लोग चिंतित हैं, आप कितना चिंतित हैं? हिमांशु जी, आदरणीय शरद चंद्र पवार जी ने जिस दिन ये रिजल्ट आया, पहली बात तो ये जनादेश नहीं है, क्योंकि जनता में वो उत्साह नहीं है, क्योंकि उन्होंने वोट किसी और को दिया और वोट किसी और गया है। और ये अभी आज की बैठक में भी वाईडी सवाल पे यही हुआ कि वीवीपैट स्लिप गिनी जाए, उसको चेक किया जाए, क्योंकि मैं भी अंदर काउंटिंग के अंदर थी। जब ही पहली बार तो सुबह जब मैं वोट देने गई, हमारे घर के ही 5 लोगों के वोटिंग कार्ड में कार्ड बना हुआ है, नंबर बराबर है, आपके जो ऐप है उसके ऊपर उनका लिख के आ रहा है, लेकिन जो यादी है, यादी के अंदर कोई जेंट्स का नाम है, फोटो लेडीज का लगा हुआ है, वो 500 के 500 वोट दे नहीं पाए। दूसरी बात, हमारे वहाँ दहीसर में मनसे के 500 कार्यकर्ता है, उसको कितना वोट आया? 2 वोट आए। उसके घर के 67 वोट है खुद से, जो दहीसर के आजू-बाजू के परिसर में रहते हैं। तो ये जनादेश में जो उत्साह दिखना चाहिए था, वो उत्साह जनादेश में दिख नहीं रहा है। तो ये जनता का फैसला तो नहीं हम लोग मानते, लेकिन हमारे आदरणीय पवार साहब ने बोला है कि वापस से काम पे लगो और वापस से चलिए, वापस से नहीं एक शुरुआत करते। तो इसी तरीके से आज उन्होंने जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन शाम को उन्होंने बोल दिया था कि हमें वापस से खड़े होकर वापस से लोगों के बीच जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कहूंगी कि अगर ये लोग बोलते हैं कि मुसलमानों ने ये सब कुछ किया है, तो ऐसे कितने डेटा जमा किए हुए हैं उद्धव ठाकरे जी ने, राष्ट्रवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, कि जहाँ 10-10 हजार लोगों के नाम करके दूसरी जगह चले गए, और यहाँ करके अमरनाथ टिटवाला में तो अमरनाथ वालों के वोटिंग टिटवाला चले गए, टिटवाला लोग के वोटिंग अमरनाथ में चले गए, तो कोई उस दिन वोट दे नहीं पाया है। तीसरी बात ये कहूंगी कि चुनाव आयोग में कंप्लेन कर करके थक गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के कामों में झूठ तक नहीं। देखो फहमीदा जी, मैं बहुत माफी के साथ हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हूं। 2 राज्यों में चुनाव थे, झारखंड में चुनाव था, चुनाव महाराष्ट्र में था। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में भाजपा विरोधी गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है। आप काफी विदुषी महिला हैं, इस जनादेश को स्वीकारते हुए भविष्य पर बात करेगी, या इस जनादेश को खारिज करने के लिए इस प्रकार के तर्क गढ़ेंगी, जहां पर 4 महीने पहले ही आप लोगों ने ठीक ठाक जीत हासिल की थी? आपको लगता है लोग एतबार करेंगे आपकी बातों पर? एतबार का सवाल नहीं, ये मुद्दा इलेक्शन तो पहले भी उठाया गया था, नाना पटोले जी और जितेंद्र आवाज जी ने पहले ही, जब इलेक्शन हुआ भी नहीं था उसके पहले ही 8-10 दिन पहले उठाया गया था। हम अभी पवार साहब ने ये नहीं कहा, पवार साहब बोले ठीक है जनता ने नहीं माना है तो हमें वापस से एक होकर जाना पड़ेगा, लेकिन इन लोग तो बोल रहे हैं कि अभी सलीम सारंग जी ने भी कहा कि बताएगा धर्म युद्ध नहीं है, और हमें एक बात जो आप बोलते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बचेंगे तो कटेंगे। दूसरी बात आप जो बोल रहे हैं कि झारखंड के चुनाव में अलग रिजल्ट आया, मुंबई के इसमें अलग आया,
अभी हमारे भाई ने कहा कि श्रवण भाई ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो देश के लोग कहते, तो वक्फ बोर्ड की जमीन अंबानी जिले की ली हुई है, अंबानी जिले की वक्फ बोर्ड की, तो उसको बचाने के लिए भी लोकसभा में मोदी जी ने ये भी बात कही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं। अभी भी हमारा तो पॉइंट वही है कि आज अडानी, गौतम अडानी जी को आगे तरफ से आपने पूरा धारा भी दे दिया है और वहां के लोगों को आप बोलते हो कि 450 का घर मिलना चाहिए, तो जो बाकी के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है वहाँ 305 पे आप लोग है। दूसरी बात ये है कि जो टॉय ट्रेन है कांजूरमार्ग का, वो भी अडानी जी को दे दिया गया है। तो फहमीदा जी, ये सारे मुद्दे तो आपने इस चुनाव में उठाए थे, धारावी प्रोजेक्ट को भी आपने ऐलान किया था हमारी सरकार बनी कैंसिल कर देंगे। लोगों ने एक तरफा महायुति गठबंधन को ला दिया कि आप जो चाहते हैं उनमें से कुछ ना कर पाए। मानते हैं आप कि जनता ने मौजूदा सरकार की नीतियों के प्रति अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया है? आपने गलत मुद्दे चुने, गलत वादों के माध्यम से सत्ता में आने की कोशिश की, जनता को आपके वादे, वो सपने पसंद नहीं आए। देखिए, अगर 2.5 साल में सरकार अच्छे से काम करती थी तो लाडली बहना उनको अगस्त महीने में क्यों याद आई, मतलब इलेक्शन से बराबर 3-4 महीने पहले क्यों 2.5 साल से ये उन्होंने स्कीम नहीं चलाई। दूसरी बात, युवाओं को रोजगार की जो बात करें तो सारे अच्छे प्रोजेक्ट आज महाराष्ट्र से गुजरात गए। देखो, गुजरात भी भारत का हिस्सा है, हमें गुजरात से कोई आपत्ति नहीं है कि चलो उधर गया, लेकिन जो महाराष्ट्र के हिस्से का था वो यहाँ से वहां नहीं भेजना। फहमीदा जी, थोड़ी मेरी बात के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए ना। चुनाव खत्म हो गया, अभी चुनाव प्रचार नहीं चल रहा है। आपने ये सारे मुद्दे चुनाव प्रचार के दौरान दमखम के साथ टीवी चैनल पर भी उठाए और आपके नेताओं ने जनसभाओं में भी उठाए। जनादेश जो आया है उसमें 3 पार्टियां जो संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही थीं वो 1, 2, 3 नंबर पर हैं सीट संख्या के लिहाज से, और जो खिलाफत में चुनाव लड़ रही थी वो 4, 5, 6 नंबर पर हैं। और उसमें भी आपकी पार्टी, जिसके नेता महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश की राजनीति की धुरी समझे जाते थे, शरद पवार, वो 6वें नंबर पर रही है। इतनी बुरी हालत आपके राजनीतिक दल की हुई है। क्या आप मानती हैं कि आप गलत मुद्दों के लेकर साथ थी, आप गलत आधार पर चुनाव लड़ रही थी, आप गलत लोगों के साथ चुनाव लड़ रही थी? ये सवाल है फहमीदा जी, इस पर कुछ रोशनी दीजिए ना। चुनाव खत्म हो गया, हम परिणाम पर बात कर रहे हैं। देखिए हिमाचल जी, मैं बोलूंगी नहीं कि हम गलत लोगों के साथ चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि हम जो थे हम बराबर लोगों के साथ चुनाव लड़ रहे थे जो असली शिवसेना है, क्योंकि बाप कभी किसी का बदलता नहीं है। सर, इन्होंने तो बाप भी चुरा है, चिन्ह भी चुरा है। आज पवार साहब के ऊपर लोग जो उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने खंजीर भोगा, लेकिन पवार साहब ने नए चिन्ह के साथ में नए तरीके से चुनाव लड़ा। उन्होंने चुनाव किसी का चुराया नहीं। मैं वही आपसे कह रही हूँ कि जनता का अगर ये फैसला होता तो जनता के अंदर एक उत्स्फूर्ता होती, एक खुशहाली होती, जो हमें कहीं नहीं दिख रही। ठीक है, हमारे यहाँ 10 नंबर पे आया है, लेकिन पवार साहब ने हमको यही आदेश दिया है कि वापस से हमें उसकी वापस से लड़ना है, जनता के बीच वापस से लड़ना है। ये शरद पवार जी का संदेश है। फहमीदा जी बार बार ये बात कह रही हैं। चव्हाण साहब कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, द्विवेदी साहब भी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार चव्हाण साहब द्विवेदी साहब का हस्तक्षेप सुन लेते हैं। फहमीदा जी की आवाज इतनी साफ भी नहीं आ रही है, पर उनके सहयोगी हैं द्विवेदी साहब, कुछ बेहतर रोशनी डाल पाए। जी द्विवेदी साहब। देखिए, अभी बात चर्चा यहाँ चल रही थी जाति जनगणना की और फेक नैरेटिव्स की। जी, फेक नैरेटिव महाविकास अघाड़ी ने चलाए, या जाति जनगणना की बात चली जिससे जो हिंदू समाज बट जाएगा। मुझे एक बात बताइए हिमांशु जी, 10% यादव, 20% ब्राह्मण, 30% मुसलमान, 10% SC, ये कहां से आता है? ये जनगणना से तो आता है ना, गणना करने से आता है ना। अगर हम कह रहे हैं जाति जनगणना अगर सही से ढंग से कर ली जाए कि 140 करोड़ जनता है कि 150 करोड़ जनता है और कितने कौन कौन है, अगर उसके बारे में जानकारी मिल जाए तो क्या इससे देश बढ़ जाएगा? देश कट जाएगा? ये एक है तो सेफ नहीं हो पाएंगे क्या? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, फेक नैरेटिव। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बड़ी सम्मान करती है, क्योंकि आपने देखा होगा, भले उनके ऊपर आरोप रखते हो पूरे देश भर में, उनके विधायक पकड़े जाते हों या उनके सांसद ही पकड़े जाते हों। और सुप्रिया सुले के ऊपर जब इनके नोट पकड़े गए, वहां पे आपके 3 लोग पकड़े गए,
अब वो चुनाव की बात है, वो क्या करे क्या नहीं करे वो तो उनका मैटर है। इसके बाद 11 बजे रात में सुधांशु त्रिवेदी जिनके प्रवक्ता जो है वो सुप्रिया सुले का कैसेट लाके और चला देते हैं। अब वो कैसेट चला देते हैं, वो दिन भर, अगले दिन दिन भर वोटिंग पड़ रही थी, अगले दिन भर वो डिबेट उस पर होती रही, और शाम तक आते आते क्या हुआ कि साहब चैनल कहने लगे साहब ये तो फेक है, इसमें सुप्रिया सुले की आवाज नहीं है। तो क्या ये नैरेटिव नहीं था? दूसरी बात उलमा वाली बात, उलमा वाला जो पत्र है, 17 पॉइंट वाला पत्र है, शिवसेना ने बराबर कहा कि तब हमारे पास ये आया नहीं, ना इस समय कोई मतलब यहाँ तक कि नाना पटोले ने भी कह दिया था इस तो मैंने कोई रिएक्शन दिया है, ना मेरे पास ही आया। शरद पवार जी पार्टी ने भी कह दिया मेरे पास नहीं आया, इनके पास पहुंच गया। जैसे राहुल गांधी का लेटर जो यासीन मलिक की बीवी ने लिखा था, इनके पास पहुंच गया, राहुल गांधी जी के पास आज तक नहीं पहुंचा। तो ये फेक नैरेटिव अगर बात कर रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव फेक नैरेटिव से जीते हैं, तो भैया तो तुम भी तो फेक नैरेटिव विधानसभा में चला रहे थे ना, कट्टे बटेंगे, एक है तो सेफ है, तमाम फेक नैरेटिव चलाए। मैंने सिर्फ दो इसलिए बता दिए कि महिलाओं का सम्मान ही बहुत करते हैं, तो सुप्रिया ताई सूले का सम्मान इन्होंने गिराया कि बढ़ाया, मुझे बता दे, उसके लिए माफी मांगे कि नहीं मांगेंगे? तो संजय साहब आप तो ये बताओ, ये जो आप इतनी बुरी तरीके से हारे इस विधानसभा चुनाव में, ये सुप्रिया सुले वाली जो कैसेट चली उसके कारण से हार गए या कोई और वजह रही इसलिए हार गए? इसकी देखिए कोई जीतने की बहुत सी वजह होती है। हिमांशु जी आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, आप जानते हैं किसी एक वजह से कोई न चुनाव हारा जाता है न कोई चुनाव जीता जाता है। उसमें बहुत वजह होती है चुनाव हारने के लिए भी, और बहुत वजह होती है चुनाव जीतने के लिए भी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि इस मैटर की वजह से हम हार गए, लेकिन क्या एक राजनीतिक व्यक्ति की, शरद पवार की बेटी की, जो उन्हें कभी मतलब उन पर कोई आरोप ऐसा नहीं लगा। चलो साहब आप तो मुझे ये बताओ आप क्यों हार गए, छोड़िए ना सारी बातों को, जितने भी कारण है थोड़ा रोशनी दीजिए, हम इसलिए हार गए। 10 सेकंड, इलेक्टोरल बॉन्ड में बंगलुरु कोर्ट ने हमारी माननीय वित्त मंत्री के ऊपर जबरन वसूली का आरोप लगाया। बताइए कितना बड़ा वो है, 75 सालों में कभी वित्त मंत्री के ऊपर जबरन वसूली का आरोप नहीं लगा, और उनके मंत्री का और आरोप लगाया गया। वो भले ही हाई कोर्ट में दबा ले, सुप्रीम कोर्ट में दबा ले, कहीं दबा ले, लेकिन एक संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब इलेक्टोरल बॉन्ड में जो वसूली हो रही है वो असंवैधानिक है, वो असंवैधानिक है, और बंगलुरु कोर्ट ने उसके लिए उन पर FIR कर दी, करने का आदेश दे दिया। अब ये हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बंगलुरु कोर्ट ने कहा तो कि जबरन वसूली माना, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारा पहली निगाह पसंद रखिए ये जबरन वसूली हो रही है। अब उसका कोई निर्णय, तो आप सुप्रिया सुले सम्मान नहीं कर रहे, महिलाओं को सम्मान करने की बात करते हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब गलत नैरेटिव है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, वोट में कितना फर्क पड़ा नहीं पड़ा ये तो चलिए अब इसमें कुछ कहेंगे द्विवेदी साहब, क्यों हार गए आप इतनी बुरी तरीके से? उसके बहुत से कारण है, बहुत से कारण है हिमांशु जी, उस पर हमारी चर्चाएं चल रही है, तीनों हम लोग बैठ के चर्चाएं कर रहे हैं, उसके बहुत से कारण है। कुछ तो समझ में आ गए कि अभी चर्चाओं में ही हैं, अभी खोज नहीं पाए क्यों हार गए? चर्चाएं चल रही है। एक तो मुझे ये कारण लग रहा है, सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है, मैं एक छोटे शिवसैनिक के नाते आपको बता सकता हूं कि उद्धव ठाकरे को जो हमने प्रपोज नहीं किया मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में, एक तो सबसे बड़ा जो कारण मुझे लग रहा है वो ये कारण लग रहा है कि इसमें हमारी सहमति नहीं बन पाई, ना शरद पवार जी से ना कांग्रेस सहमत ना बनने की वजह से थोड़ा सा माइनस जो मुझे लगा वो इसका भी ये भी असर। तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशित घोषित न किया जाना वो सबसे बड़ा कारण रहा, जिसके चलते कांग्रेस, जिसके चलते शरद पवार वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, तीनों का निपटारा हो गया। क्या कहते हैं चौहान साहब, ऐसे चमत्कारिक नेतृत्व को आपने अपने आप से महरूम रखा, आपकी टिप्पणी? नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बहन फहमीदा हसन की थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, तो जितने उनके मुद्दे में समझ पाया जी, और संजय भाई के भी जितने मुद्दे में समझ पाया, मुझे बस इतना ही कहना है कि डॉक्टर साहब आपने बार बार उनसे पूछा कि हारने के कारण क्या है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपका सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल सीधा, सटीक, सरल था, उसको भी उन्होंने, दोनों लोगों ने घुमा दिया। देखिए लोकसभा में हमारा वोट परसेंटेज भी ज्यादा कम नहीं हुआ था, सिर्फ 2 लाख वोट हम लोगों को इनसे कम मिले थे पूरा, अगर सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलाई जाए तो। पर उसका क्षेत्रवार विवरण अलग था। हम लोगों के पास गए, हमने बातचीत की,
हमारी क्या गलतियां है वो हमने समझ कर ली। अलग सिरे से हमने अलग अलग योजनाएं लाई, खास करके महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, कामगारों के बारे में, युवाओं के बारे में, युवतियों के बारे में, एजुकेशन के बारे में। उसका लोगों तक हमने समझाया, और जब हम वोट मांगने लोगों के पास गए तभी हमें कॉन्फिडेंस आ रहा था। और देखिए आप, सारी चीजें, टीवी की चर्चाएं, पेपर की चर्चाएं, सारे रिव्यूज, सारे जितने भी आप लोगों के सर्वेज हुए, उसमें था कि महायुति सत्ता में आएगी। पर देखिए, ये लोग समझना ही नहीं चाहते कि ये क्यों हारे। तो हमारे लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये इसी तरीके से नहीं समझेंगे तो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और मेरे सबसे पसंदीदा नेता है संजय राउत जी। ये संजय राउत जी का बहुत ख्याल रखें, उनको अलग अलग तरीके की दवाएं दे करके उनका आवाज बिल्कुल अच्छा रखे, सेफ रखे, उनको कोई तकलीफ न होने दे। संजय राउत जी इसी तरीके से बोलते रहे। हम लोगों की सबकी इच्छा है कि हमारे सबसे पसंदीदा नेता है संजय राउत जी, क्योंकि मतलब सबसे बड़ा कारण आपकी चमत्कारिक जीत का है, तो वो संजय राउत आपकी चमत्कारिक जीत का सबसे बड़ा कारण है। चौहान साहब, ये बताना चाह रहे हैं आप कुछ दाएं बाएं से? उपहासात्मक कह रहा हूं, पर आप समझ जाइए कि संजय राउत जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, जिस तरीके से सार्वजनिक मीडिया पर थूका, उन्होंने पत्रकारों के माइक पर थूका, गाली गलौज कर रहे थे सार्वजनिक तौर पे, जो उनकी भाषा थी वो असभ्यता भरी थी। और ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, ये महाराष्ट्र को पसंद नहीं आता है। डॉक्टर साहब, हम लाड़की बहन की वजह से जीते, हम किसानों को दी हुई योजनाओं की वजह से जीते, हम विकास की वजह से जीते, और सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, हम महायुति में काम कर रहे थे। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हमारे प्रभारी, मैं इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर था भारतीय जनता पार्टी का, तो इलेक्शन का संचालन करने में मेरी एक भूमिका रही है, तो मुझे पता है। हम लोगों ने परस्पर विश्वास में, पिछली बार इन लोगों ने भ्रम फैलाया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ आई, ये लोगों को, हमारे वोटर्स को अच्छा नहीं लगा। तो हम वोटर्स के पास गए और हमने बोला कि नहीं, हम साथ में अच्छा काम कर रहे हैं, और लोगों ने वो काम देखा। जहां पर कमल था वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने कमल का काम बड़े प्रामाणिकता से किया। हमने जहां पर घड़ी थी और जहां पर धनुष्यबाण था, वहां पर हमने महायुति का काम बड़ी प्रामाणिकता से किया। जिन सीट्स पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गया ऐसा हमें लगा, वहां पर हमने उम्मीदवार बदले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हमने एनसीपी को दिया, शिवसेना को दिया। जहां पर हमको लगा कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते, तो हमने अजीत दादा जी से और शिंदे जी से परमिशन लेकर के उनके उम्मीदवार वहां लिए, उनको टिकट दिए। हमने इस इलेक्शन को बहुत ही सीरियसली लिया। और सबसे मेन बात यह है डॉक्टर साहब कि प्रजातंत्र में सर्वोच्च जनता होती है और लोग भली भांति जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम विनम्रता से लोगों के पास गए, हमने प्रामाणिकता से हमारे मुद्दे रखे, और किसी भी छल कपट के अलावा और कोई भी धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा हम इतनी बड़ी, ये देखिए, महाराष्ट्र बना सन 60 में जी, सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई अगर बनी है जब से महाराष्ट्र बना, और सबसे अलग ये इलेक्शन रहा, स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा। किसी एक संगठन को इतना पसंद करना और दूसरे संगठन को विपक्ष का नेता भी नहीं मिले, इतने कम सीट्स आना, ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। और डॉक्टर साहब, ये समझना होगा कि सारे धर्मों के, सारे जातियों के, सारे वर्ग के मतदाताओं ने जब ये ठाना और सबने मिलकर ये वोटिंग किया, क्योंकि वोटिंग से पहले मराठा, धनगर, ओबीसी, इनमें झगड़ा लगाने का प्रयास किया गया। वो झगड़ा लगाने के पीछे कौन था वो भी लोगों को समझ में आ गया। जैसे ही चुनाव नजदीक आए, ये नोमानी चिचा जैसे मौलाना लेकर के आए और हमारे मुस्लिम बहन भाइयों को डराने की कोशिश की। और वक्फ बोर्ड पर भी मैं मेरी बहन से कह दूं कि फहमीदा मैडम, आप ठीक से समझिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने वक्फ की जमीनें कैसे बेची, और मोदी जी वक्फ की संपत्ति जो है वो सारे वर्ग के, अगली पीढ़ियों के लिए मुस्लिमों की सुरक्षित रखना चाहते हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से, फहमीदा साहब को बाद में समझा लेना ना आप मैडम को, पहले चंद्रबाबू नायडू को समझाइए, वो समझ नहीं रहे हैं। और वो आपके साथ में क्या है, नीतीश कुमार, उनको भी समझाने की जरूरत है, थोड़ा वहां पर मेहनत कीजिए। फहमीदा जी को छोड़िए ना, अभी वहां पर ज्यादा जरूरत है आपको, जो आपके साथ बैठते हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे साथ में सलीम साहब है और मेरी बातचीत के केंद्र में शरद पवार का भविष्य है। तो जानना आपसे यह है सलीम साहब,
पवार साहब को अकेले ही अब उम्र के इस मुकाम पर जूझना चाहिए या कोई ठिकाना लेना चाहिए? और ठिकाना कहाँ लेना चाहिए? भतीजे के पास या अपना पैतृक संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहां पर विलय की कोई उम्मीद आप देखते हैं, जरूरत आप देखते हैं? इसमें थोड़ा रोशनी दीजिए ना सलीम साहब। मैं आपके सवालों से पहला जो डिबेट चल रही थी उस पर बात करना चाहूंगा। रिजात जरूर। की बात की, देखिए फहमीदा जी और संजय जी की मैंने बात की फेक नैरेटिव की लोकसभा में उलमाओं की। अब ये कहे कि हमने उलमाओं से कोई सपोर्ट नहीं मांगा, कोई दिया नहीं, कांग्रेस ने नहीं दिया, तो ये उलमाओं की जो फेक नैरेटिव को एक्सपोज करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा रहा। क्यों, किस आधार पे मैं आपको बोलना चाहूं, अगर आप देखेंगे कि ये एक्सपोजर मैंने किया है पूरे नेशनल मीडिया को कि लोकसभा के टाइम पे भी वर्षा जी गायकवाड़ के सामने वो 4 ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के साथ फोटो थे, उन्होंने बोला कि हम मुसलमान इनके साथ है, इनको वोट दीजिए, इनके दूसरे कैंडिडेट है अनिल देसाई साहब। उसके एविडेंस है मेरे पास, जो पेपरों में बड़े बड़े इश्तेहार डाले गए, उर्दू टाइम्स में डाला गया कि अनिल देसाई साहब को ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का सपोर्ट है। और हकीकत सच्चाई में मैं आपको इस पर रोशनी डालना चाहता हूं, ये एक्सपोजर क्या है। पहली बात तो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड नाम का कोई बोर्ड ही नहीं है, ये सिर्फ उलेमा बोर्ड है। और ये 4 जो मौलाना घूम रहे थे, ये लोग कहीं ना कहीं मुसलमान को मिसगाइड करने का काम कर रहे थे। अब रही बात सज्जाद नोमानी साहब की, उन्होंने उनके साथ हमारी भी मीटिंग हुई थी, वो हमारे साथ भी मुलाकात किए थे। बात ये थी कि वो चाह रहे थे कि मुस्लिम नुमाइंदगी कहीं ना कहीं असेंबली में ज्यादा पहुंचे, वो मुस्लिम नुमाइंदगी को सपोर्ट करने की बात करते, तो ऑल ऑफ सडन जाके वो ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिए जो कि मुसलमानों के अगेंस्ट में बात कर रही है। तो ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है, फहमीदा, ड्यू रिस्पेक्ट टू फहमीदा जी और संजय जी, मैं इनसे एक चीज कहना चाहूंगा, ये मेरी बातें बुरा ना माने, कि नाचना है तो अंगन टेढ़ा, मैं यही बोलना चाहूंगा। इनको अपनी हार का आत्मचिंतन करना होगा, कांग्रेस को ये सोचना होगा कि ये कहां गलत जा रहे। ये आज 15 सालों में कितने राज्य हार गए, और हारने के बाद इनको तकलीफ ईवीएम से होती है, इलेक्शन कमीशन से होती है। ये कहीं ना कहीं एक मिनट रुकिए, ये आप कांग्रेस को बोल रहे हो या अपने आराध्य, अपने प्रेरणा स्रोत शरद पवार को? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, 84 साल की उम्र में शरद पवार को सलीम सारंग जी की ये नसीहत है, ये टिप्पणी है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यही कह रहे हो आप? नहीं, आप बातों को घुमा रहे। मैं कैसे घुमा रहा हूं भाई? पवार जी पे बात चल रही है, पवार जी बुरी तरीके से हारे हैं, 10 सीटें कुल जमा आई हैं, और आप जीते हुए शख्स हैं, 41 सीटें जीत कर बैठे हैं, और आप बता रहे हैं कि इनको समझना चाहिए, इनको मानना चाहिए। तो मैंने जानना चाहा, शरद पवार को समझ में आना चाहिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नहीं, बिल्कुल समझना चाहिए। आपको मैं बताऊं, ये आधार पे आप देखेंगे ये लोग सारी बात कर रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के अगेंस्ट है, बीजेपी इनको मुसलमानों को लेके नहीं चलना चाह रही है। मैं आपको इस पे कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। महाविकास आघाड़ी ने अभी जो सरकार, चलिए साहब, मेरा समय हो रहा है समाप्त, मुझे आखिरी टिप्पणी आपकी चाहिए शरद पवार के राजनीतिक भविष्य पर। मैं फिर बात करूंगा, अभी मेरा सिलसिला चलने वाला है इन चुनावों की मीमांसा का। आपसे आखिरी टिप्पणी चाहिए, शरद पवार के पास क्या विकल्प है सम्मानजनक? भतीजे के पास अपनी पार्टी को लेकर लौट जाएं, सम्मान का विषय बने रहें, संरक्षक बने रहें, ये एक सम्मानजनक विकल्प है। जिस कांग्रेस से उन्होंने कभी बगावत की थी, अपने पाप का प्रायश्चित करें, अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, आपने पहले ही दृष्टि दी है आपके साथी ने, तो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लें, या जो उन्होंने कहा है बैठूंगा नहीं, चलते रहे। क्या कहते हैं सलीम साहब, क्या आकलन है आपका, क्या इच्छा है आपकी? कि ये तो उनकी पर्सनल चॉइस होगी आदरणीय शरद पवार साहब की, लेकिन मैं चाहता हूं, उनका एक हुनार बेटा है अजीत दादा पवार, जो उनके बेटे के सम्मान है, उन्होंने उनको हमेशा से अपना बेटा समझा है। तो मैं चाहता हूं कि वो अपने बेटे के साथ आ जाए और अपने बेटे को आशीर्वाद दे कि उन्होंने कहीं ना कहीं सक्सेस लाके दिखाई है, उन्होंने सारी चीजें लोगों को दिखाई है कि पार्टी को भी जिंदा रखा, पार्टी के कार्यकर्ता भी उनसे जुड़े, और काफी लोग उनके साथ चल रहे। कुल मिलाकर अजीत पवार के पास लौटा है, ये इच्छा जताई है सलीम जी ने, पर जिनके साथ शरद पवार हैं वो संजय द्विवेदी भी अपनी आखिरी टिप्पणी दे। जी संजय जी, आखिरी टिप्पणी। देखिए, कांग्रेस से उन्होंने प्रेषित कर लिया, तो सरकार बना के उनके साथ सरकार बना के चलाई। क्योंकि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, उन्होंने मनमोहन सिंह का बना दिया प्रधानमंत्री,
इसलिए शरद पवार जी का गुस्सा चूंकि उसी बात पे था, तो उन्होंने प्रायश्चित करके सरकार दूसरी चलाएंगे है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, महाविकास अघाड़ी में शरद पवार जी का जो हमारा नेतृत्व है बराबर रहेगा, और निश्चित है महाविकास अघाड़ी आने वाले दिनों में महाविकास अघाड़ी को लेकर संजय द्विवेदी की उम्मीद है, लेकिन शरद पवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर कुआसा है। शरद पवार अकेले कुछ कमाल कर पाएंगे या समय आ गया है कि अब वो अपनी राजनीतिक पारी को विराम दें? निश्चित रूप से सवाल गहरा है, आने वाला समय इसका उत्तर देगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है आज के शेर का। शरद पवार की जो जीवटता रही है उसी को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अल्लामा इकबाल ने क्या कमाल का शेर कहा था। शरद पवार अतीत में इसे साबित करते रहे, क्या भविष्य में भी साबित करेंगे ये हम देखेंगे। अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सदा प्रणाम।